गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इतिहास में हुई ऐसी खतरनाक ट्रेन डकैती की है जो फिल्मी स्टाइल में हुई थी। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है ये। कमाल की बात तो ये है कि इस लूट को किसी भी तरह के हथियार या फिर बंदूक से अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि ये सारा कारनामा एक मामूली सी रॉड से किया गया, जिसके बारे में सुनकर खुद इंग्लैंड की महारानी भी चकरा गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब संभव कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है 27 नवंबर 1962 की, जहां पर सूट बूट पहने कुछ लोग एक बैंक में दाखिल होते। वही एक आदमी बैंक के बाहर मौजूद कार में बैठकर आराम से अखबार पढ़ रहा है। ये सभी आदमी बैंक में जेंटलमैन टॉयलेट में जाते। वहां पर उनके जैसे दो और लोग भी मौजूद थे। सभी एक दूसरे को निहारते हैं और मास्क पहनकर डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां बाहर खड़ा आदमी भी गाड़ी से उतरकर हाथों में एक छाते के साथ बैंक में एंट्री मारता है, जो कोई और नहीं बल्कि इस गैंग का लीडर ब्रूस होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सभी बैंक में अपना खाता खुलवाने नहीं, उसे लूटने आए हैं। अब ये लोग बैंक में मौजूद सभी लोग लंबी रॉड से मारना शुरू कर देते हैं और बैंक का सारा माल एक बॉक्स में छुपाकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब इस बॉक्स को वो सभी अपने ठिकाने बड़ी ही उत्सुकता के साथ खोलते हैं, लेकिन पुटारा खुलने के बाद उन सभी का चेहरा मायूसी से भर जाता है, जिसका कारण था उनका लूटा हुआ सोना। दरअसल उन सभी को उम्मीद के हिसाब से ये सामान बहुत ज्यादा कम था। हमें वही कहावत याद आती है कि खोदा पहाड़ और निकला चुहिया। हालांकि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अगली चोरी के। अब वो लोग बचे कुछ पैसे से अपना मन बहलाने के लिए एक बार में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन ब्रूस के साथ ही चार्ली को लिंकन इन में एक वकील मिलता है, जो उसे मिस्टर फील्ड से मिलवाता है। मिस्टर फील्ड एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ प्रोफेशनल की जरूरत है। वो चार्ली को बताता है कि यहाँ पर रोजाना एक रॉयल मेल ट्रेन निकलती है जो ग्लासगो से लंदन ऑस्टन तक जाती है। वैसे इस ट्रेन में पोस्ट कार्ड भेजे जाते हैं, लेकिन इसके आगे के छोर में एक HVP यानी कि हाई वैल्यू पैकेज होते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि अनगिनत नोटों की बंडल होती है। इन्हें हर स्टेशन से अलग अलग पोस्ट ऑफिस में रखे जाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस ट्रेन में किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बस कुछ चुनिंदा कर्मचारी होते हैं। ऐसे में इस ट्रेन को लूटना आसान हो जाता है। ये बात चार्ली जाकर ब्रूस को बताता है, क्योंकि बिना ब्रूस के वो लोग किसी भी काम को अंजाम नहीं दिया करते। ब्रूस उनका मास्टरमाइंड प्लानर था और वो इस काम के लिए राजी हो जाता है। ब्रूस लोगों से कहता है कि वो लोग ट्रेन को एकदम आखिरी में लूटेंगे ताकि सभी स्टेशन से निकला पैसा ट्रेन में आ जाए। अब जब सारा पैसा ट्रेन में आ चुका होगा, तब हम लंदन स्टेशन से पहले मौजूद एक सुनसान ब्रिज के पास ट्रेन को रोकेंगे। पर इसके लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसे ट्रेन सिग्नल की अच्छी जानकारी हो और ट्रैफिक सिग्नल के साथ समय से खिलवाड़ कर सके। तभी उन्हें रॉजर नाम की एक फ्लोरिस्ट की याद आती है, जो शहर में काफी दूर एक फूल की दुकान लगाता है। और जब वो उनका प्लान सुनता है तो तुरंत हामी भर देता है, लेकिन कहता है कि इसमें उसके साथ 3 लोग और भी लगेंगे जिनको चोरी में हिस्सा देना पड़ेगा। अब ब्रूस को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब रॉजर और ब्रूस उस ब्रिज का मुआयना लेने जा रहे थे जहां पर उन्हें ट्रेन को रोकना था। या उन्हें 2 सिग्नल दिखाई देते हैं, जिसमें से एक तो उन्हें रेड से ग्रीन करना था और एक को ग्रीन से। रॉजर इसी काम के लिए पॉपुलर था। वो अपनी एक ट्रिक से पहले सिग्नल लाइट को एक बैटरी से कनेक्ट करता है और फिर ग्रीन सिग्नल को बंद करने के लिए एक ग्लव से उसे बंद कर देता है। इतनी आसान सी चीज से वो रेलवे की बड़ी बड़ी ट्रेनों को चकमा दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फील्ड अपने उसी वकील दोस्त के साथ उसे ब्रिज के पास मौजूद एक जंगल में बने घर की तरफ जाते हैं, जिसे वो खरीदना चाहते हैं ताकि चोरी का सारा माल वहीं पर छुपाया जा सके। आखिरकार तमाम मोल भाव के साथ मिस्टर फील्ड वो घर खरीद लेते हैं। इधर ब्रूस अपनी गैंग के एक मेंबर के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि ट्रेन चोरी करने से पहले उन्हें ट्रेन को चलाना भी आना चाहिए। वो लोग डिब्बे में इंस्ट्रक्शन को देखकर ट्रेन तो चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से ट्रेन से कूदकर उन्हें अपनी जान बचानी पड़ती है। हालांकि ये खबर अखबार में नहीं छपती, क्योंकि उस समय अक्सर ऐसी शैतानियां स्टेशन इर्द गिर्द मंडराने वाले बच्चे कर दिया करते थे। इस घटना के बाद ब्रूस को यह महसूस हो गया था कि वो लोग ट्रेन नहीं चला सकते। इसके लिए उन्हें एक काबिल ट्रेन ड्राइवर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इतने बड़े प्लान में कोई भी वो जोखिम नहीं लेना चाहते। ऐसे में ब्रूस अपने दोस्त से मिलता है, जो उसे एक बूढ़े ट्रेन ड्राइवर का पता बताता है, जिसका नाम फेला होता है। अब इस टीम में 2 अन्य और सदस्य बढ़ जाते हैं, जिससे ग्रुप में कुल 15 लोग हो जाते हैं। सारी तैयारियां चल रही थी।
इन लोगों की प्लानिंग बकायदा फील्ड में जाकर बस यहाँ जरूरत थी तो उस 16वें आदमी की जो उन्हें ट्रेन में रखे हुए पैसे की सटीक जानकारी दे सके, क्योंकि ये बात भी खुद खुफिया और गुप्त होती है। वहीं ब्रूस और उनके ग्रुप मेंबर पूरी तरह से चौकन्ने थे। जैसे ही उन्हें इसकी टिप मिलेगी उन्हें इस काम को फौरन करना है। अब ये सभी लोग एक आर्मी की ट्रक के द्वारा अपना अपना बोरिया बिस्तर समेत उसी घर की तरफ निकलते हैं जिसे कुछ दिन पहले घटना स्थल के पास जंगल में मिस्टर फील्ड ने खरीदा था। ये घर चॉलिंगटन नाम के एक छोटे से गांव में स्थित था जो लंदन के करीब 40 मील दूर था। घर में मौजूद सभी शख्स से ब्रूस ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी किसी भी कीमत पर अपना ग्लव्स नहीं हटाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी के हाथों के निशान रह जाए। इसके बाद वो लोग घर में रहकर सारी प्लानिंग करते हैं और फिर अंत में उसी दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन दुनिया की उन्हें सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देना है। 7 अगस्त 1963 का वो दिन आ जाता है। वो 16वां शख्स ब्रूस को टिप देते हुए बताता है कि रॉयल मेल नाम की एक ट्रेन जो शाम 7 बजे ग्लासगो से रवाना होगी और 12 घंटे में ये लंदन का शपथ तय करेगी, यानी कि सुबह 7 बजे ये लंदन पहुंचेगी। 12 घंटे के सफर में इस ट्रेन के अंदर बहुत से डाक विभाग की चीज होगी। इसमें कुल 12 डब्बे होंगे, जिनमें से 2 डब्बों में डाक विभाग के सारे पेपर होंगे। ये खत लोगों को जल्दी मिले इसीलिए ये ट्रेन चलाई गई है। वहीं अन्य 10 कोच में आखिरी के 2 डब्बों में 128 पैकेट से भरे बॉक्स रखे हुए। इन्हें ऐसा रखा गया है कि किसी को इस पर शक न हो। सब में लॉक लगाया हुआ है। ये खबर सुनते ही ब्रूस और उसके आदमी एक्टिव हो जाते हैं। वही ट्रेन अपने निर्धारित समय पर 7 बजे ग्लासगो से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ वो सभी लोग आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर एक आर्मी ट्रक से ब्रिज के पास पहुंचते। फिर 2 लोग 2 अलग अलग सिग्नल के पास जाकर ट्रैक में मौजूद एक सिग्नल को पीला और पिछले सिग्नल को रेड कर देते हैं। सुबह के 3 बज रहे थे। ट्रेन अभी भी लंदन से 40 किलोमीटर दूर थी। वो बस ब्रिज के पास पहुंचने ही वाली थी। यहाँ ब्रूस भी ब्रिज के ऊपर खड़ा रहता है और बाकी के लोग ब्रिज के नीचे ट्रेन का इंतजार करते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, ब्रिज के थोड़ा करीब आती है, तो ड्राइवर रेड सिग्नल को देखकर ट्रेन को रोक देता है और ये सभी लोग ट्रेन के पीछे के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ कुछ लोग ट्रेन के पैसेंजर वाले डिब्बे में उसके कोच में अलग करने का काम करते हैं, तो वहीं 2 मेंबर ड्राइवर की कोच में चढ़कर उन्हें बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर बूढ़ा ड्राइवर ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, मगर न जाने क्यों ट्रेन चल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसे मालूम पड़ता है कि ट्रेन में वैक्यूम ही नहीं आ रहा, जिसे वो लोग बूढ़े ड्राइवर को किनारे बैठाकर दूसरे ड्राइवर को लेकर आते हैं। पहले तो उसे खूब मारते हैं, फिर उसे ट्रेन चलाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन अंत में वो भी बोलता है कि इसमें वैक्यूम नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब ये लोग ट्रेन के पैसेंजर कोच को इंजन से अलग कर रहे थे, तभी गलती से इन्होंने वैक्यूम का पाइप भी तोड़ दिया और ऐसे में एक आदमी जाकर पाइप को जोड़ता है और फिर ये ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। कुछ मिनट बाद ट्रेन एक ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां पर ब्रूस इनका इंतजार कर रहा था। इसी ब्रिज के नीचे सारे ट्रक भी रखे थे जिसमें माल का सारा सामान जाना था। इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके इस अंतिम कोच में जाते हैं जहां पर सारा पैसा जमा हुआ था। इधर जो पोस्ट विभाग के अधिकारी ट्रेन में मौजूद थे वो सब सो रहे थे क्योंकि रात के करीब 3 बज रहे हैं। ऐसे ये लोग बॉक्स का ताला तोड़ना शुरू करते हैं। इसके लिए बकायदा इनके पास एक रॉड भी था। वो लोग एक ह्यूमन चेन बनाकर चोरी का सारा माल एक एक करके 15 मिनट के अंदर पूरे 128 बॉक्स ट्रक में भर लेते हैं। जो पैसा बच जाता है ब्रूस उन्हें वहीं छोड़कर चलने के लिए कहता है। अब जाते जाते ब्रूस ट्रेन के ड्राइवर को ये भी बोलता है कि अगर उन्होंने 30 मिनट से पहले पुलिस को इसके बारे में खबर दी तो वो उनको ठिकाने लगाने के लिए वापस आएगा। हालांकि ये सिर्फ ब्रूस की एक धमकी थी, क्योंकि अगर उसे किसी की जान लेनी होती तो वो अपने साथ चोरी करने के लिए हथियार भी जरूर लाता, लेकिन उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, ना ही किसी की जान से। अब काम खत्म होने के बाद ये सभी जंगल के बीचों बीच गाँव में खरीदे गए अपनी उसी घर में दाखिल होते और इतना पैसा जिंदगी में पहली बार देखकर वो सभी अपनी खुशी रोक नहीं पाते। उनकी पार्टी यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर वो लोग पैसे को गिनना शुरू कर देते, लेकिन 2 महीनों की कड़ी प्लानिंग के बाद ब्रूस काफी थक चुका था, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि पूरा रूम नोटों के बंडल से भरा हुआ है। अब वो पूरी रात सिर्फ पैसे ही गिनते रहते हैं, जिसका हिसाब कुल 300 करोड़ के आसपास था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उस समय किसी को भी पल में अरबपति बनने के लिए काफी थी। इतना पैसा देखने के बाद ब्रूस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि उसने कोई मामूली चोरी नहीं किया, बल्कि ये उस दौर की सबसे बड़ी चोरी है जिसे सरकार इतनी आसानी से तो नहीं बख्शेगी। वहीं बूढ़े ड्राइवर ने उसका सारा काम खराब कर दिया था। ना तो उसने ट्रेन चली और ना ही उसे कोई वैक्यूम पाइप बना।
लेकिन फिर भी चार्ली उसे उसके हिस्से की रकम देकर वहां से जाने को कहता है। इसके बाद ये सभी दोस्त मिलकर ये फैसला कर रहे होते हैं कि ये लोग इतने पैसों का क्या करने वाले हैं। उधर सुबह होती इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की खबर वहां की पुलिस से लेकर देश के बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी के अखबार पर छप जाती है। ट्रेन के ड्राइवर से लेकर सभी से पूछताछ किया जाता है, लेकिन किसी के पास कोई भी सुराग नहीं था कि आखिर इतने पैसे लेकर वो लोग गए तो गए कहाँ। उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। तभी ब्रूस को रेडियो के जरिए मालूम पड़ता है कि किसी चश्मदीद ने स्टेशन के आसपास आर्मी के ट्रक को देखा था, जिसकी वजह से वो अच्छे से जान चुके इस ट्रक के जरिए ही वो यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि पुलिस जरूर ट्रक का पता लगा रही होगी। ऐसे में ब्रूस और उसके साथी मिलकर उस ट्रक को एक नॉर्मल ट्रक में पेंट कर देते हैं। इसी दौरान एक और बुरी खबर इनका इंतजार कर रही थी, जहां उन लोगों को मालूम पड़ता है कि पुलिस घटना स्थल के 30 मील के दायरे में आने वाले सभी फार्म हाउस या घर की तलाशी लेना शुरू कर चुकी है, जिसका मतलब ये था कि वो लोग 24 घंटे के अंदर उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। वो लोग जल्द से जल्द वहां से निकलने का प्लान करते हैं। इसी के साथ ही वो सारे सबूतों को मिटाने लगते हैं और घर को भी अच्छे से साफ कर देते हैं, ताकि गलती से भी उनके हाथों का निशान कहीं पर भी ना छूटे। इसके बाद वो लोग पैसे लेकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, साथ ही पकड़े जाने पर किसी का भी नाम ना उगलने की कसम भी खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये केस काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। रॉयल ट्रेन होने की वजह से ये सारा पैसा क्वीन का था, जिसके कारण सरकार के ऊपर दिन ब दिन दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से उन्होंने उन चोरों को पकड़ने के लिए सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर बटलर को इसके लिए नियुक्त किया। बटलर देखने में तो काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बेहद शातिर है। खोजबीन के पहले ही दिन उसे गांव वालों से मालूम पड़ता है कि उनके इलाके में काफी दिनों से गाड़ियों का बहुत आना जाना है, जो कि कभी भी नहीं देखा जाता। इसे बटलर को बहुत बड़ी लीड मिलती है और वो खोजते खोजते उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाता है, जहां पर ब्रूस और उसके साथियों का बसेरा हुआ था। घर में दाखिल होते ही उसे 20 पोटियां मिलती है, साथ ही कुछ ग्लव्स मिलते हैं। कुछ आधे जले सामान भी हाथ लगते हैं, उन्हें ठीक से जलाया नहीं गया था, और तो और उनमें से कुछ लोगों ने तो ग्लव्स भी नहीं पहने थे, जिसकी वजह से घर में फिंगरप्रिंट के निशान भी मौजूद थे और फोरेंसिक टीम ने उसे खोज लिया था। अब इसके बाद बटलर और उसके साथी उन लोगों को ढूंढने में लग जाते हैं। घर में उन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो फूल बेचने वाले रॉजर का होता है। बस फिर क्या था, पुलिस की एक टीम रॉजर को तुरंत ही उसके घर से उठा लेती है और उन्हें उसके घर में वो पैसे भी बरामद हो जाते हैं। थोड़ी बहुत सख्ती दिखाने के बाद रॉजर बेहद आसानी से ये कबूल कर लेता है कि उसके घर में जो कुछ पैसे मिले हैं वो उसी ट्रेन में चोरी की हुई रकम है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि वो ट्रेन में चोरी करने के लिए नहीं गया था, बल्कि उसका काम सिर्फ सिग्नल को चेंज करना था। वेल, इसके बाद पुलिस को एक और फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि है चार्ली का, क्योंकि चार्ली पहले भी जेल जा चुका है, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट हिस्ट्री शीटर के लिस्ट में मैच हो गए। अब वो लोग चार्ली को भी पकड़ लेते हैं। कुछ इसी तरीके से अब पुलिस के हाथ एक एक करके सारे मुजरिम आते जा रहे थे, क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई गलती जरूर करी थी। किसी के जूते में ट्रक का पेंट पड़ा हुआ था, तो किसी के टूटे हुए बाल पुलिस के हाथ लगे हुए थे। हालांकि ब्रूस अभी भी पुलिस के चंगुल से आजाद था, जबकि बटलर को यह बात मालूम पड़ चुकी थी कि उनकी गैंग का लीडर है, क्योंकि इससे पहले भी एक एयरफोर्स चोरी में ब्रूस का नाम आ चुका है, जिसके बटलर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि इतना बड़ा हाथ ब्रूस के अलावा कोई नहीं मार सकता। मगर लाख कोशिशों के बाद भी ब्रूस उनके हाथ नहीं लग रहा था। तभी एक रोज दो कांस्टेबल को एक घर के बाहर एक सीढ़ी नजर आती है, जो कि सीधे छत पर जा रही थी। उन्हें लगा कि ये किसी चोर का काम होगा। जब वो लोग नीचे के दरवाजे से घर में दाखिल होते हैं, तो उन्हें वहां पर ब्रूस और उसका परिवार मिलता है। लेकिन उन कांस्टेबल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कौन खड़ा है। वो ब्रूस को पहचान नहीं पाते, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उन लोगों को इस बात का एहसास होता है, तो वो ये खबर हाई कमान में देते हैं। लेकिन तब तक ब्रूस वहां से निकल चुका था। अब घर को पूरी तरह खाली करके अपने परिवार के साथ कहीं और चला गया था। परंतु जब घर की तलाशी ली जाती है, तो पुलिस को कुछ और लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जो कि ब्रूस के ही साथी होते हैं, और इन फिंगरप्रिंट के आधार पर वो उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद इन सब को कोर्ट में पेश किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये अपराध बिना किसी हथियार को अंजाम दिए किया था, लेकिन फिर भी सभी को 30 साल की सजा सुनाई जाती है। इंग्लैंड में उस समय 30 साल की सजा किसी फांसी की सजा से कम नहीं थी, क्योंकि ये उस दौर की सबसे बड़ी सजा हुआ करती थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पैसे क्वीन के थे, वरना ट्रेन रॉबरी के पीछे इतनी बड़ी सजा कभी भी इंग्लैंड के इतिहास में किसी को नहीं दी गई। खैर, इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बटलर ब्रूस तक नहीं पहुंच पाए। इसके साथ बटलर को इस बात का भी पक्का यकीन था
कि इतनी बड़ी लूट बिना रेलवे के किसी कर्मचारी के टिप के नहीं हो सकती। यकीनन इस काम में कोई रेलवे का आदमी मिला हुआ है। इसके कुछ ही दिनों बाद ब्रूस का एक और साथी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो कई सालों से पुलिस से छुपकर भाग रहा था और इसका खामियाजा उसका परिवार को भुगतना पड़ रहा था। पर अब वो ये चाहता है कि उसकी बेटी खुशी से रहे और देश के बाहर जाकर पढ़ सके। इसीलिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, ताकि अब उसका परिवार ये जिल्लत भरी जिंदगी ना जिए। हालांकि अभी भी ब्रूस का कोई अता पता नहीं था और देखते ही देखते इस घटना को 4 साल बीत जाते हैं और बटलर की रिटायरमेंट का समय आ गया था। लेकिन बटलर अपनी रिटायरमेंट लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने कसम खाकर रखी हुई है कि वो जब तक अपना यह केस सॉल्व नहीं कर देगा तब तक शांति से नहीं बैठेगा। फिर कुछ महीनों बाद अचानक से उसके पास एक कॉल आता है और ये फोन उसकी जिंदगी के आखिरी केस को खत्म करने के लिए काफी था। हालांकि ये कॉल किसने की और क्यों की ये बात आज भी किसी के सामने नहीं आई, लेकिन इस शख्स ने ब्रूस का एग्जैक्ट पता बटलर को दे दिया। इसके बाद वो लोग उसे भी सलाखों के पीछे डालने के लिए निकल पड़ते। ऑफिसर बटलर खुशी खुशी रिटायरमेंट हो जाते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाख पूछताछ करने के बाद भी पुलिस चोरी हुए पैसे का सिर्फ 10% ही रिकवर कर पाई। बाकी के पैसे कहाँ गए इसका किसी को कोई पता नहीं था। वहीं 1971 में अचानक ब्रिटेन की सारी करेंसी बदल दी जाती है, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि ट्रेन से चुराया गया 300 करोड़ का बाकी 90% पैसा अब रद्दी बन चुका है, क्योंकि 8 साल में इतने बड़े अमाउंट को ठिकाने लगाना वाकई नामुमकिन था। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस लूट में शामिल 16 में से 12 लोगों की मौत सजा काटने के दौरान हो चुकी थी, परंतु अब तक उस रेलवे के कर्मचारियों के बारे में किसी की भी जानकारी नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन बूढ़े ब्रूस को कुछ फिल्म मेकर्स ने बुलाया और इस खतरनाक चोरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कही, मगर इसके पीछे उनकी सिर्फ यही शर्त थी कि सारी डिटेल के साथ उन्हें उसे मास्टरमाइंड का भी नाम चाहिए, जिस पर ब्रूस उसे 16वें शख्स का नाम से पर्दा उठा देता है, क्योंकि अब इस घटना को 53 साल से ज्यादा बीत चुके और अब वो शख्स भी मर चुका है। असल में ब्रूस ने उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जीते जी किसी भी कीमत पर हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, और ब्रूस ने अपना यह वादा पूरा किया। हालांकि अब उस इनसाइडर के बारे में जानने के बावजूद पुलिस और कानून उसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं था। वो तो कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब जब ये लूट हुई थी तभी उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। फिर भी दोस्तों, इस लूट में पाए गए 90% पैसे का क्या हुआ, आज भी एक राज की गुत्थी बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चोरों ने इन पैसों को हजम कर लिया या फिर उनके लिए सिर्फ कूड़ा रह गया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास इतने पैसे अचानक से आ गए तो आप उनको कहाँ खर्च करेंगे? हमें ये कमेंट करके जरूर बताइए।